Hello friends, I hope you and your families are doing good. I am Priyanka Purohit from शादी समृद्धि गाइडेंस SSG। आशा करती हूँ कि आप सभी को SFM थियरी रिवीजन वीडियोस की सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ या आपके जो भी विचार हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए एंड ऑल्सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच स्टडी रिलेटेड वीडियोज़। तो चलिए आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, मनी मार्केट ऑपरेशन। इसका श्री गणेश करते हैं, गणपति बापा मोरिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कमर्शियल पेपर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो कमर्शियल पेपर क्या होता है? ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। और सबसे पहली बात, ये जब भी हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो मनी मार्केट में कौन सी चीजें कवर होती है? शॉर्ट टर्म क्या जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या शॉर्ट टर्म बोरोइंग कह लीजिए, वही सारी चीजें मनी मार्केट में कवर होती है। तो इसमें जो भी हम आंसर्स पढ़ेंगे वो सारे किसके होंगे? शॉर्ट टर्म के लिए, फंड के रिक्वायरमेंट के लिए होंगे। तो कमर्शियल पेपर भी एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, अनसिक्योर्ड है ये, एंड इट इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। एक प्रोमिसरी नोट के हिसाब से ये इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है और ये रेगुलेट किया जाता है अंडर द परव्यू ऑफ आरबीआई। आरबीआई इसे रेगुलेट करती है। और साथ ही इसकी अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, तो सबसे पहले ये किसके लिए काम आता है? हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरोस के लिए काम आता है, जो कि वो अपने इससे कमर्शियल पेपर का यूज करके अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसके साथ ही एडिशनल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, यानी कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, और जो हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं उन्हें भी अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मीट करने के लिए कमर्शियल पेपर का यूज हो सकता है। इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो होती है बिटवीन 7 days मैक्सिमम अप टू 1 year। 7 दिन से लेके 1 साल तक की होती है। और डिनोमिनेशन ये होते हैं इन द रुपीज ऑफ 5 लाख एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ, यानी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे ही अमाउंट में ये बनते हैं। ऑल एलिजिबल इशूअर्स सभी को एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है उनसे क्रेडिट रेटिंग लेनी जरूरी होती है, मैंडेटरी होती है। इसके बाद में हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इशूअर ऑफ कमर्शियल पेपर का। ये बात तो है क्रेडिट रेटिंग का। अब इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे कुछ 6-8 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो उसमें से आपको याद करने का तरीका भी मैं साथ में बताती रहती हूँ कि बैलेंस शीट के 3 आइटम है। जैसे कि सबसे पहला बात आती है नेटवर्थ की। तो नेटवर्थ, टेंजिबल नेटवर्थ कितना होना चाहिए कंपनी का? 5 करोड़ या उससे ज्यादा। दूसरा पॉइंट आता है वर्किंग कैपिटल के ऊपर, कि वर्किंग कैपिटल की लिमिट भी नॉट लेस देन 5 करोड़ होनी चाहिए, यानी कि दोनों 5 करोड़ से ज्यादा ही होने चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर मिनिमम करंट रेशो जो मेंटेन करना है कंपनी ने, वो है 1.33:1, यानी कि अगर 1.33 अगर 1 आपकी लाइबिलिटी है तो 1.33 आपकी करंट एसेट्स होने चाहिए उसके सामने। ये तो 3 बैलेंस शीट के पॉइंट हो गए। क्या क्या? नेटवर्थ, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और करंट रेशो, मिनिमम करंट रेशो। दूसरे 2 पॉइंट आते हैं क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। तो उसे जो भी इश्योर कंपनी है उसे क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी चाहिए फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे कि क्रिसिल हो गया। और जो क्रेडिट रेटिंग होगी वो 2 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप इशू कर रहे हैं कमर्शियल पेपर, उसके 2 महीने के पहले तक आप ये ले सकते हैं, इसके पहले या इससे ओल्ड नहीं होना चाहिए। और लास्ट जो 2 रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो है रिगार्डिंग, वो आप मिसलेनियस पॉइंट बोल सकते हैं कि लिस्टिंग रिक्वायरमेंट जो है की जरूरत नहीं है अगर कंपनी जो है वो पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी है। लेकिन कोई और भी कंपनी है, अगर दूसरी अदर देन पब्लिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी है, तो वो लिस्टेड होनी चाहिए कम से कम 1 या 1 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और इसी के साथ लास्ट पॉइंट आता है कि सारे भी जो भी इशू एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे कंपनी बोन करेगी जो कि इशू कर रही है कमर्शियल पेपर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजरी बिल्स के ऊपर। तो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह के, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। और उसका मैच्योरिंग पीरियड कितना होता है? लेस देन 1 year। सारे शॉर्ट टर्म वाले ही हैं तो लेस देन 1 year ही होंगे, बट ऑब्वियस है। और ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो इशू कौन करता है? आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है? क्योंकि हमने कहा कि लेस देन 1 year है, यानी कि ईयर कितना होगा? 365, तो उससे कम, यानी कि 14 डेज से लेके 364 डेज के लिए इसका पीरियड होता है। और ये रेगुलर ऑक्शन के थ्रू इशू किया जाता है, दिया जाता है। और ये हाईली लिक्विड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वही यूज कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टफॉल के लिए ही काम आता है। ये आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट इसका डेफिनेशन हो गया। दूसरा पॉइंट में आप इसकी मैच्योरिटी पीरियड लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट में आता है कि इसे कौन कौन यूज करते हैं, या फिर क्योंकि हमने कहा कि ऑप्शन होगा तो ऑप्शन में बिडर कौन कौन होंगे। तो सबसे बड़े जो मेजर बिडर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव ऑक्शन प्रोसेस में वो कौन से होते हैं? बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स। जो बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो मेजर बिडर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव ऑक्शन में। और दूसरा एक और इनका होता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स होती है इनकी। जो नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स होती है उसके अंदर कौन पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं? प्रोविडेंट फंड और अदर इन्वेस्टर्स, वो नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स देते हैं। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, यानी कि डिस्काउंट पे इशू होंगे और एट पार वो रिडीम हो जाते हैं, मतलब प्रीमियम की बात नहीं आती इसमें।
और लास्टली आप पॉइंट ले सकते हैं कि लार्जेस्ट होल्डर्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स कौन कौन से हैं जो एक्चुअल में यूज करते हैं इसको, तो कमर्शियल बैंक्स, ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड्स और प्रोविडेंट फंड्स, ये मोस्टली जो है हमारे लार्जेस्ट होल्डर्स हैं ट्रेजरी बिल्स के इन इंडिया। अगर आपको लिखना है, ये देखिए मैंने 5 पॉइंट्स लिखा है, अगर आपको ज़्यादा लिखने का मन है या आप ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं तो आप एक और ये बात लिख सकते हैं कि इसकी जो यील्ड है वो कैसे कैलकुलेट होती है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे बात है यहाँ पे, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू होता है और पार पे रिडीम होता है, तो ये जो डिफरेंस होता है तो उस हिसाब से साइज ऑफ डिस्काउंट और पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, इन दोनों को कंसिडर करते हुए हम इसकी इम्प्लिसिट यील्ड बताते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा ही होगा कि ट्रेजरी बिल्स की जो रेट होती है, रिटर्न होती है, उसे ही हम रिस्क में रिटर्न भी मानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल मनी के ऊपर। तो कॉल मनी का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट वेयर डे टू डे सरप्लस फंड्स मोस्टली ऑफ बैंक्स आर ट्रेडेड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बैंक्स आपस के जो उसके सरप्लस फंड होते हैं डे टू डे बेसिस पर, वो आपस में वो लोग ट्रेड कर लेते हैं। तो मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म मनी मार्केट सेगमेंट, ये सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड फॉर्म में आता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 1 to 14 डेज ओनली। कितना है, सिर्फ 1 to 14 डेज। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि ये कॉल मनी था, ये 1 to 14 डेज का था, और इसके पहले जो ट्रेजरी बिल्स था वो कितने से था, वो 14 to 364 था। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस किस हिसाब से होगा। तो ये कॉल मनी है, बहुत ही मोस्ट लिक्विड है। क्यों, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये इसका मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है। अगर ये एक दिन के लिए भी दिया जा सकता है मनी, इसमें एक दिन के लिए भी लैंड किया जा सकता है, और उसे हम कहते हैं ओवरनाइट मनी। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आता है इसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर, कि इंटरेस्ट अगर जो हम पे करते हैं कॉल लोन्स के ऊपर, क्योंकि कॉल मनी है ना, तो कॉल लोन्स के ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसे हम कॉल रेट्स कहते हैं। और ये जो इंटरेस्ट रेट होती है वो वेरी करती है डे टू डे बेसिस पे तो करती है, क्योंकि 1 डे का भी आप ओवरनाइट मनी भी आप ले सकते हैं, और इसके साथ ही विद इन द डे भी आवर टू आवर बेसिस पे भी ये जो रेट्स है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। रेट का मतलब यहाँ पे कॉल रेट्स, इंटरेस्ट रेट। इसका जो रिलेशनशिप है आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो हाई रेट्स अगर होंगी, जैसे नॉर्मल सिनेरियो में भी होता है, अगर ज्यादा रेट हो रही है यानी कि टाइटनेस ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि फाइनेंशियल क्रंच सा है, तो हाई रेट्स हो जाते हैं। और वहीं अगर सरप्लस में ज्यादा में अगर पैसे अवेलेबल होते हैं तो उसके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो लो रेट्स हो जाते हैं। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। और लास्टली फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इन इंडिया कॉल मनी इज लेंट मेनली to even out the short term mismatches of assets and liabilities and to meet the CRR requirements of the bank। तो क्योंकि हमने कहा कि बैंक्स ही यूज करते हैं आपस में, तो वो अपने शॉर्ट टर्म अगर मिसमैच हो रही है उनके एसेट्स और लाइबिलिटी में, उस मिसमैच को कवर करने के लिए, इवन आउट करने के लिए बैंक ये लेती है। और साथ ही साथ जब उसे CRR रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, जो कि कैश रिजर्व रेशो होता है, जो कि RBI बताती है कि हर बैंक को इतना मेंटेन करना ही रहता है RBI के साथ, उतना बैलेंस, तो उससे भी मीट करने के लिए ये जो कॉल मनी वाला है वो कंसेप्ट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मनी मार्केट। व्हाट इज मनी मार्केट, उसके फीचर्स क्या क्या हैं और व्हाट काइंड ऑफ इनएफिशिएंसी इट इज सफरिंग फ्रॉम। तो इसमें मनी मार्केट में क्या क्या इनसफिशिएंसीज होंगी। तो सबसे पहले हमने फिर से इसका डेफिनेशन बता दिया है कि मनी मार्केट को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म मनी के लिए होता है और फाइनेंशियल एसेट्स के लिए होता है जो कि नियर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं मनी, क्योंकि इनमें मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। वो वाले ट्रांजैक्शन, बहुत ही मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ऐसे वाले फाइनेंशियल एसेट्स जो कि नियर सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी होते हैं, वो और प्लस शॉर्ट टर्म मनी दोनों मिला के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बनता है। ये तो हो गया मनी मार्केट, व्हाट इज मनी मार्केट। अब हम मूव ऑन करते हैं, ये जो नेक्स्ट पार्ट है व्हाट आर द फीचर्स। तो उसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले का, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो क्या होगा, पीरियड उसका अप टू 1 ईयर ही होगा। लो कॉस्ट, मिनिमम ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमने ऊपर लिख दिया, वही फिर से पॉइंट हम यहाँ लिख देंगे। तीसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि इट इज एन एवेन्यू फॉर इक्विलिब्रेटिंग द शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड द रिक्वायरमेंट्स। तो जो शॉर्ट टर्म सरप्लस है लेंडर्स के पास और जो बोरोवर्स की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, उनके लिए एक अच्छा एवेन्यू है, एक अच्छा मौका मिलता है ताकि वो ये सब अपनी जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल कर सके। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर आता है कि रीजनेबल एक्सेस पे हमें मिल जाता है कि यूजर्स को सबको आसानी से अवेलेबल होता है, वो भी रियलिस्टिक प्राइसेस के ऊपर। और लास्ट इसके अंदर पॉइंट आता है कि जो पर्पस है ऑफ डीलिंग इम्पर्सनली इन मॉनेटरी एसेट्स। तो बाकी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क वगैरह होता है, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म वाले मनी मार्केट वाली स्कीम होते हैं वो थोड़ा इम्पर्सनली और इनफॉर्मली तौर पे ये सब डीलिंग होती है। अब इसकी हमें इनएफिशिएंसीज बतानी है। तो ये जो फीचर्स है ना, इसी के लिए, और खास करके ये जो हमने लास्ट वाला पॉइंट बताया है कि ये इम्पर्सनली डीलिंग होती है इसमें मॉनेटरी एसेट्स की, तो उसके लिए ही, उससे रिलेटेड ही मतलब मोस्टली आपकी इनएफिशिएंसीज है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि मार्केट्स आर नॉट इंटीग्रेटेड, क्योंकि ये इम्पर्सनल लेवल पे हो रहा है, तो बहुत ही इंटीग्रेटेड या कुछ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है इसका। नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है हाई वॉलेटिलिटी। क्यों, क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, डायनामिक है बहुत ज्यादा, कोई चीजें फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है इनमें। इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट प्रॉपर्ली अलाइंड। वही मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट भी बराबर नहीं लगते, इसमें कम ज्यादा हो सकते हैं बहुत ही।
जो प्लेयर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, क्योंकि जो बड़ी प्लेयर्स हैं या फिर बैंक्स वगैरह हैं वो इसमें मोस्टली डील कर पाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी सारे नहीं हैं बेस्ड ऑन सोर्स इन्फ्लुएंस यूजेस, क्योंकि सप्लाई बेस्ड सोर्स पे इन्फ्लुएंस हो जाता है। और इसके अलावा आप इसमें तो बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आप ये जो स्टार्टिंग के मैंने मार्क कर रहे हैं वो लिख सकते हैं कि मार्केट इंटीग्रेटेड नहीं है, हाई वॉलेटिलिटी होता है, हाई रिस्की है, इंटरेस्ट रेट भी असाइन नहीं होते, प्लेयर्स जो है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, और इसके साथ इसके पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते, और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि मार्केट इंटीग्रेटेड नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहती है। और ये एक इसकी इनएफिशिएंसी क्या बताएं, ये पूरा का पूरा इनएफिशिएंट पेमेंट सिस्टम बन सकता है। तो इसका ये एक मेजर ड्रॉबैक या हम इनएफिशिएंसी कह सकते हैं। और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो ये सारे होते हैं वो कैसे होते हैं, मेनली कैश में होते हैं, तो वो भी एक गलत बात हो जाती है। और हैवी स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है, ताकि हम इन सब का लिमिट जो है वो यूसेज जो है वो लिमिट कर सकें। तो इसके लिए ये सारी यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये महंगा पड़ जाता है इन सब चीज़ों की वजह से, और ये इनकी इनएफिशिएंसी में आते हैं। अगला आंसर हम देख लेते हैं। अगला आंसर है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो इस आंसर में मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं, आप उसी का जो रिवर्स होगा वो पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले मनी मार्केट में क्या होता है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है बिटवीन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। लेकिन जब हम कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक्स वगैरह की बात करते हैं, तब ये क्लासिफिकेशन हो जाता है कि यहाँ पे दो तरह के मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पहला पॉइंट आप मार्क कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। दूसरा है कि ये कौन सी रिक्वायरमेंट या को फुलफिल करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म को फुलफिल करता है मनी मार्केट, और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म को। लॉन्ग टर्म का मतलब है हमारा मोर देन 1 ईयर। मनी मार्केट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इसमें इंक्लूड होती है इंटर बैंक कॉल मनी, जो अभी आपने अभी तक पढ़ा है, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ये सब आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। और कैपिटल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये दोनों। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होंगे। तो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जैसे कि बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, गवर्नमेंट, ऐसे बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और कैपिटल मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे से छोटा आदमी, आप और मैं, हम भी इसमें एंटर हो सकते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट और बैंक, ये सारे भी हैं और छोटे लोग भी हैं। लेकिन मनी मार्केट में मोस्टली बैंक्स और मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो बात थी कि शॉर्ट टर्म का था पीरियड, यानी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करेगा, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए था तो ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है। जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो उसमें एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट लार्ज अमाउंट का इशू किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि कैपिटल मार्केट में क्या होता है, तो इसके अंदर ईच सिंगल इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ स्मॉल अमाउंट, तो छोटे छोटे अमाउंट के साथ भी आप एंटर हो सकते हैं इसमें। फिर अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क इन्वॉल्व जो है मनी मार्केट में कम होता है, और कैपिटल मार्केट में आप जानते हैं कि नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस हो जाता है बहुत ही, तो उसमें रिस्क भी जहाँ पे हाई है, तो मतलब रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न्स भी वैसे ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रिस्क की बात हो रही है। और अगला पॉइंट इसके अंदर आता है कि कोई फॉर्मल प्लेस है क्या, तो फॉर्मल प्लेस अवेलेबल नहीं है जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं। लेकिन जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मल प्लेस होती है जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मनी मार्केट कौन कौन सी, वही ये बात, दो तीन बातें तो रेपिटेटिव सी हो रही है, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट में है, और ये कैपिटल लॉन्ग रन के हिसाब से बात होती है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से काम आता है। इसके अलावा भी 2 पॉइंट और हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि आपको इतने ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो क्लोजली रेगुलेटेड होते हैं, और ये वाले इंस्टीट्यूशन इतने रेगुलेटेड नहीं होते, ऐसा इनका कहना है। लेकिन देखिए, इसके ऊपर आरबीआई बैठी होती है और इसके ऊपर सेबी बैठी हुई रहती है, तो फिर थोड़ा इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड तो है ही, लेकिन आप उससे अच्छा है कि आप जो हमने पहले जो 9 पॉइंट्स याद किए आप उनके ऊपर फोकस करिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वैसे भी 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप 6 टू मैक्स 8 पॉइंट याद करके जाइए, क्योंकि सारे पॉइंट याद हो ये भी जरूरी नहीं है। तो आप एटलीस्ट अगर यहाँ पे 4 to 6 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपको 4 out of 4 आसानी से मिल ही जाएगा, और जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स है वो काफ़ी ईजी थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ये क्या होते हैं, तो इसे ये भी एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं to even out the short term liquidity within the banking system, particularly when there are imbalances affecting the maturity mix of assets in banking book। तो ये भी बैंकिंग सिस्टम में ही यूज होने वाला एक है, क्योंकि यहाँ पे इसके नाम में लिखा है इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, यानी कि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, और वो अपनी आपसी जो उनकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी हो जाती है, अराइज हो जाती है लिक्विडिटी को मीट करने के लिए, क्योंकि इम्बैलेंस हो जाता है कभी कभी उनके मैच्योरिटी मिक्स ऑफ एसेट्स में। कोई एसेट जो पहले मैच्योर हो रहा है, कोई बाद में हो रहा है, तो उनकी जो मैच्योरिटी वाइज अगर मिसमैनेजमेंट या मैच्योरिटी मिक्स सही नहीं होता है, उसमें इम्बैलेंस होता है, तब वो ये वाला IBPS PC ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं।
ये इसका पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इशू कौन करेगा, तो इशू किया जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही इसे इशू कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कौन करते हैं, कमर्शियल बैंक्स। तो शेड्यूल बैंक इशू करेंगे और कमर्शियल बैंक जो है वो सब्सक्राइब कर देंगे। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि ये किसके अगेंस्ट इशू होता है, तो ये एक अंडरलाइन एडवांस के लिए इशू हो सकता है, कोई क्लासिफाइड स्टैंडर्ड जो कि क्लासिफाइड स्टैंडर्ड में क्लासिफाइड हो, यानी कि एनपी नहीं होने चाहिए, और उनका जो आउटस्टैंडिंग एग्रीगेट बैलेंस होता है, यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसी के हिसाब से ये अगेंस्ट उसके इशू हो सकते हैं। ये इनका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं इसके अंदर। ये जो आईबीपीसी लिखा है हमने, ये दो तरह के हो सकते हैं। पहला आता है रिस्क टू द लेंडर, विथ रिस्क टू द लेंडर एंड विदाउट रिस्क टू द लेंडर, यानी कि लेंडर के पास रिस्क होगा, जो दे रहा है, दे रहा कौन है यहाँ पे, इशूअर जो है, तो उसके साथ रिस्क होगा, उसके ऊपर रिस्क होगा। और दूसरा पॉइंट आता है कि विदाउट रिस्क है। तो इनकेस ये पॉइंट पे आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा पॉइंट्स याद रखने हैं तो आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे। तो मैं इसके लिए बाद में आती हूँ, पहले ये 5th 6th वाले पॉइंट देख लेते हैं। द सर्टिफिकेट्स आर नाइदर ट्रांसफरेबल, तो ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, एक से दूसरे के नाम पे एंडोर्सेबल नहीं होते, और ना ही प्री मैच्योरली रिडीमेबल होते हैं बाय द इशूइंग बैंक, यानी कि एक बार जो मैच्योरिटी पीरियड आपने ले लिया है उतना आपको फुलफिल करना ही होगा। द स्कीम इज बेनिफिशियल टू बोथ, तभी हम एंटर होंगे अगर दोनों पार्टी के लिए, यानी कि इशूइंग और पार्टिसिपेटिंग पार्टी जो बैंक्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा, तभी ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी। और ये जो सिस्टम है एज कम्पेयर टू कंसोर्टियम, जो कंसोर्टियम में क्या होता है कि टाइप, कंसोर्टियम टाइप में 2-4 बैंक मिलके एक पर्सन को लोन देते हैं, तो एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, उसे हम कंसोर्टियम कहते हैं। तो उससे ज्यादा सिंपल सिस्टम है। अब मैं वो बाकी 2 पॉइंट के ऊपर आती हूँ। देखिए ये भी, अगर वो पॉइंट उसकी डिटेलिंग में नहीं जाए विथ रिस्क और विदाउट रिस्क, तो भी आपके 7 पॉइंट्स हो रहे हैं। इसके लिए मैंने वो पॉइंट छोड़ा है, लेकिन हाँ अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, आप रिटेन कर सकते हैं इतना एसएफएम की थ्योरी, तो आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि विथ रिस्क पार्टिसिपेशन में क्या होता है, जो इशूइंग बैंक है यानी कि जो शेड्यूल बैंक है, वो रिड्यूस कर देगा द अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम द एडवांसेस आउटस्टैंडिंग। जो भी उसका अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन है, जो एडवांस दे चुके हैं, आउटस्टैंडिंग है, उसमें से अपना जो अमाउंट वो दे रहा है वो उसको रिड्यूस कर देगा, और जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो शो करेगा जो पार्टिसिपेशन वाला अमाउंट है एज पार्ट ऑफ एडवांसेस। तो ये जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो उसको एडवांस दिखा देगा कि मैंने इसको एडवांस दे रखा है, और ये भी उस हिसाब से डिडक्ट कर देगा। और वही जब नॉन विदाउट रिस्क पार्टिसिपेशन की बात होती है, तो जो इशूइंग बैंक होता है वो पार्टिसिपेशन को एज अ बोरिंग दिखाता है फ्रॉम बैंक्स, जो कि दूसरे पार्टिसिपेटिंग बैंक है उधर से, और जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो उसे फिर से एडवांस के तौर पे ही दिखाता है। अगर आपको ये पॉइंट याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप बाकी के 7 पॉइंट्स को रिवाइज करते रहिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर, व्हाट आर रेपो एंड रिवर्स रेपो। तो रेपो और रिवर्स रेपो का मतलब क्या होता है, ये मैंने आंसर आप छोटा ही आंसर है, तो मैंने मोस्टली सारे पॉइंट्स इसमें हाईलाइट कर दिए, इसमें कुछ ज्यादा बातें नहीं है, तो इतना तो आपको एटलीस्ट कंटेंट लिखना ही पड़ेगा। टर्म रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। टर्म रीपर्चेज एग्रीमेंट यानी कि रेपो इसे ही कहते हैं, एंड रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट यानी कि रिवर्स रेपो। तो रीपर्चेज एग्रीमेंट को रेपो कहते हैं और रिवर्स रीपर्चेज को रिवर्स रेपो कहते हैं। रेफर टू अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच मनी मार्केट participant raises funds by selling the securities and simultaneously agreeing to repurchase the same। तो इसमें क्या होता है, जो रेपो और रिवर्स रेपो जो एग्रीमेंट होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें मनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि वो इस हिसाब से फंड्स रेज करते हैं बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज एंड साइमल्टेनियसली एग्रीइंग टू रीपरचेज। ऐसे तो बेच रहे हैं और फिर साथ ही साथ तभी रीपरचेज एग्रीमेंट में एंटर हो जाते हैं। जैसे कि हमने लीज वगैरह में, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज में पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं, सेल एंड रीपरचेज वाला जो ट्रांजेक्शन होता है, हमारे पास एक मशीन है, हम उसे बेचते हैं और फिर वापस से उसे उसी वक्त एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे स्पेसिफाइड टाइम पे खरीद लेते हैं। तो वो एक रीपरचेज या फिर फाइनेंसिंग टूल होता है हमारे लिए, फाइनेंस लीज में कवर्ड होता है वो। वैसे ही ये वाली बात है कि जो मनी मार्केट पार्टिसिपेंट है वो सेल कर देते हैं सिक्योरिटी और साइमल्टेनियसली एक रीपरचेज एग्रीमेंट में एंटर हो जाते हैं, जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम और स्पेसिफाइड प्राइस पे और इंक्लूडिंग जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर एग्री अपॉन रेट पर ही वो इशू होता है, रीपरचेज होता है। मतलब इसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो सेलर ऑफ सिक्योरिटीज के हिसाब से नापा जाता है और सप्लायर ऑफ फंड्स को ध्यान में रखते हुए कि सिक्योरिटीज क्या क्या हैं जो सेल की जा रही है और फंड्स का सप्लायर किस हिसाब से, उस हिसाब से ये दोनों बात कंसिडर करते हुए जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह अप्लाई करते हैं। इंडियन रेपो मार्केट में ये जो पूरा मार्केट है वो आरबीआई गवर्न करती है और एट प्रेजेंट रेपो इज परमिटेड बिटवीन 64 प्लेयर्स। एट प्रेजेंट 64 प्लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं अगेंस्ट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग टी बिल्स। तो ये सिक्योरिटीज हमने बता दी, सिक्योरिटीज कौन सी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। टी बिल्स यानी कि हमने जैसे कहा है कि हमारी रिस्क फ्री वाली जो होती है सिक्योरिटीज उनके हिसाब से, और
एट मुंबई, ये सारे अवेलेबल हैं, अभी परमिटेड है मतलब। इसके बाद में हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड डिफॉल्ट रिस्क, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट इन जी सिक्योरिटी। जी सिक्योरिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब होता है इसे हम मार्केट रिस्क या प्राइस रिस्क भी कह सकते हैं। ये उन असेट्स के ऊपर या उन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है जो कि फिक्स्ड कूपन सिक्योरिटी होती है विद फिक्स्ड पीरियड टू मैच्योरिटी, जिनकी इंटरेस्ट रेट भी कांस्टेंट होती है और पीरियड भी जो होता है मैच्योरिटी का वो भी फिक्स्ड होता है। और इनका जो रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड द इंटरेस्ट, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा और अगर प्राइस बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा। मतलब वाइस वर्सा में समझ लीजिए कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो फिर प्राइस गिरेगी और अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगी तो फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे। और इसके अंदर हाउएवर दिस रिस्क कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, ये वाला रिस्क है वो कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकता है अगर इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन आइडेंटिकली मैच कर देता है विद द टर्म ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि जब तक उसको जो पैसे की रिक्वायरमेंट है या उसका जो होराइजन है और एक्चुअल जो टर्म है पैसों की या सिक्योरिटी की उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, अगर वो उसकी अगर मेच्योरिटी अगर मैच कर जाए तो फिर ये रिस्क जो है कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब क्या होता है। तो ये रिस्क कब आता है, टू ऑल दो सिक्योरिटीज, अकीन का मतलब होता है लाइक टू ऑल दो सिक्योरिटीज विच जनरेट इंटरमीडिएट कैश फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक कूपन्स। तो कोई भी ऐसी जो सिक्योरिटीज होती हैं जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल पर कैश फ्लोज उनके जनरेट करती रहती है बीच बीच में, जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट हमने इशू किया, ये रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ देती जा रही है इंटरेस्ट या इसका कैश फ्लो होता जा रहा है, और फिर क्या होता है ये सारी चीजें उसी वक्त के हिसाब से उसी दिन के हिसाब से री इन्वेस्ट होती जाती है उसके अंदर। जैसे कि आपने कहा कि अगर, तो इन सब में क्या होता है कैश फ्लो जो जनरेट होते रहते हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द सिक्योरिटी वो री इन्वेस्ट होते रहते हैं एट द YTM। YTM का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड के हिसाब से उसी रेट पे वो री इन्वेस्ट होते रहते हैं। तो इसमें एक डर ये रहता है कि जब भी हमने आज इन्वेस्टमेंट की है और जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो आगे चल के हमें ऐसा लग रहा है कि वो गिरने वाले हैं तो उसमें हमें दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंटरमीडिएट कैश फ्लो होंगे वो कम रेट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे री इन्वेस्ट होंगे, तो ये हमें नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिफॉल्ट रिस्क का मतलब क्या होता है। द इवेंट इन विच कंपनीज या फिर इंडिविजुअल अनएबल हो जाए कि वो अपना जो रिक्वायर्ड पेमेंट करना है वो नहीं कर पाए, जो भी डेट ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो उसे हम डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। जैसे कि किसी ने लोन ले रखा है और अपनी वो EMI टाइम पे ना भर पाए तो उसे पे डिफॉल्ट रिस्क में इंक्लूड होता है। तो जो लेंडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ऊपर दे आर द पर्सन हु आर एक्सपोज टू दिस रिस्क। और इसके अंदर चार्ज रेट वो लोग इसीलिए इस रिस्क को डिफॉल्ट रिस्क को कम करने के लिए जो लेंडर्स और इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं कि वो एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं या फिर जितना लेवल ऑफ डिफॉल्ट रिस्क अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जितना रिस्क इन्वॉल्व है उतना ही वो उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं उसके रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि इंटरेस्ट रेट उतना हाई कर देते हैं, यानी कि हायर द रिस्क हायर द रिक्वायर्ड रेट, यानी कि लोन की रेट हाई हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो इस हिसाब से डिफॉल्ट रिस्क था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे तो टाइप ऑफ रिस्क जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वो जीरो होता है, क्योंकि हम देखिए जब भी हम RF भी लेते हैं तो उसका बीटा हम जीरो कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। हाउएवर ये सिक्योरिटीज में भी क्या होता है थोड़ा एक स्मॉल वेरिएंट ऑफ डिफॉल्ट रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि द लाइकलीहुड ऑफ गवर्नमेंट इशूइंग द न्यू सिक्योरिटी इन प्लेस ऑफ रीडीमिंग द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। तो समझ लीजिए कि अगर बॉन्ड इस वक्त आज आपने ले लिया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपने ले ली इन्वेस्ट कर दिया और फिर उसकी आज की रेट थी 10% लेटर से, और बाद में चल के क्या हुआ जब मैच्योरिटी के वक्त क्या हो गया कि गवर्नमेंट अभी उस वक्त के सिनेरियो के हिसाब से जैसे कोविड वगैरह कुछ आ गया तो अभी समझिए कि वो जो रेट्स है वो बॉन्ड की वो इंटरेस्ट रेट गिरकर अभी 6% हो गई है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें, तो वो इशू कर देगी, आपको रिडीम कर देगी। लेकिन इन केस अगर ये समझिए कुछ अच्छा सिनेरियो हो जाए और ये बढ़कर अगर कहीं 11% हो जाए तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करेंगी, आपको नया वाला इशू कर देंगी। इस हिसाब से मतलब वो अपने मूव कर सकती हैं इस चीज को। वही बात इसमें आ जाती है कि लाइकलीहुड है कि गवर्नमेंट जो इशू कर रही है न्यू सिक्योरिटी इन प्लेस ऑफ रिडीमिंग द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। तो जैसे 6% वाली मैंने बात कही थी उसका एग्जांपल सही था यहाँ पे कि 6% अगर हो जाएगा तो वो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ये 10% वाले को छोड़ो अभी और 6% वाली जो कम रेट वाली है उसे इशू कर दो। तो ये यहाँ पे एक डिफॉल्ट रिस्क आ जाता है। तो वहीं कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज जो होती है उनके केस में इसे हम क्रेडिट रिस्क भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अगेन डेट और एसेट सिक्योरिटाइजेशन वाला है, जो कि हमने डेरिवेटिव में सिमिलर क्वेश्चन ये किया हुआ है। तो इसका जो इंट्रो है वो आप डेरिवेटिव्स वाली वीडियोस में से देख लीजिए, आपको चाहिए तो मैं आई बटन में दे दूंगी, और नहीं तो ये प्लेलिस्ट में कवर्ड है सारा, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और लास्टली इसके अंदर हाँ ये 3 फंक्शंस है वो मैं इसके साथ बता देती हूँ कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है एसेट सिक्योरिटाइजेशन वाली, तो वो 3 जो प्रोसेस है पूरी, वो 3 फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है, क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला आता है ओरिजिनेशन फंक्शन, यानी कि कोई बोरोवर आएगा और बैंक से लोन लेगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं कोई हाउसिंग कंपनी या कुछ भी लोन है, और उसका एक स्ट्रक्चर्ड वे में वो लोन होगा, और क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर, बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से वो उसका रीपेमेंट शेड्यूल वगैरह सब बनता है। दूसरा पॉइंट आता है पूलिंग फंक्शन। तो पूलिंग फंक्शन में क्या होता है कि जो भी सिमिलर लोन्स होंगे, जैसे बहुत सारे बोरोवर्स आए बैंक के पास, बोरोवर ए आ गया, बोरोवर बी आ गया, बोरोवर सी आ गया, और इन्होंने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया है, तो ये सारे सिमिलर लोन्स को क्लब कर दिया जाएगा, क्लब टुगेदर टू क्रिएट एन अंडरलाइन पूल ऑफ एसेट्स। और दिस पूल जो होता है, ये जो पूल होता है, हम ये ही पूल एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके अंदर जो इन्वेस्टर होता है वो ट्रस्टी की तरह बन जाता है। इसके बाद में जो पॉइंट आता है इसके ऊपर, वो आता है सिक्योरिटाइजेशन फंक्शन का। तो सिक्योरिटाइजेशन फंक्शन के अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती है, जो एसपीवी का काम होता है, यानी कि एसपीवी का जो जॉब होता है टू स्ट्रक्चर एंड इशू द सिक्योरिटीज, ये सारा काम सिक्योरिटाइजेशन फंक्शन में आता है। जो पूरी प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन की, वो मोस्टली होती है विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स का मतलब क्या हो गया कि जो इन्वेस्टर है यानी कि जो बैंक है, वही बियर करेगा द क्रेडिट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि बैंक का ही नुकसान होगा। ये जो एसपीवी काम कर रहा है, ये सिर्फ उस तक ही अपने लिए सीमित है, जो यानी कि जो उससे खरीद रहा है उसके ऊपर ही पूरा का पूरा रिस्क होता है, और जो इशूअर है उसके कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, मतलब जितना उसको कैश फ्लो मिलने वाले उस हिसाब से ही वो कोलैटरल के बेसिस के ऊपर उसको देगा। तो ये एक नॉन रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स यानी कि नॉन रिकोर्स वाला प्रोसेस होता है। इसके बाद में देखिए अगेन क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कॉल मनी के ऊपर है, तो एक डुप्लीकेशन हो गया इस क्वेश्चन का, तो आप इसके लिए पहला वाला जो आंसर है वही रेफर कर सकते हैं। ये मिसप्रिंट हो गया एक्चुअली, इसमें डबल बार आ गया, और बस यहाँ पे ही हमारा मनी मार्केट ऑपरेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप दीज वीडियोज आर हेल्पफुल टू यू इन योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट। Please like, share, comment and subscribe to the channel. This is me, Priyanka Purohit, and thank you so much for watching.